हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्काईनॉमिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बेटा सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 5 लेकर के आए हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सॉल्युबिलिटी। जहां पर हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे? सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे होंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया बेटा? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेंशन करना चाह रहे हो तो मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर बेटा सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम चीनी डाली। किसमें डाली 10 ग्राम चीनी? मान लेते हैं ये मैंने 100 ग्राम पानी लिया है, 100 ग्राम वाटर लिया है, और इस 100 ग्राम पानी के अंदर मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा, भाई इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालोगे डिजॉल्व हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी। 2 चम्मच चीनी डालोगे वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी। 3 चम्मच चीनी डालोगे वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बेचारे की कोई ना कोई औकात तो है, कोई ना कोई लिमिट तो है। अब ये थोड़ी कि चीनी डिजॉल्व भी करता जाएगा, आप इसके अंदर पूरा बोरा ला के चीनी का डाल दोगे उसको भी डिजॉल्व कर लेगा। नहीं सर, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीनी को ही अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। मान लेते हैं मैं कह रहा हूँ आप इस 100 ग्राम पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हो। अगर इस 10 ग्राम से भी थोड़ी सी ज्यादा चीनी मैंने इसके अंदर डाली, मान लिया 10.1 ग्राम चीनी मैंने इसके अंदर डाली, तो क्या होगा बेटा? 10 ग्राम चीनी तो डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन बची हुई 0.1 ग्राम चीनी डिजॉल्व होने वाली नहीं है। वो सॉलिड फेज में धीरे धीरे आकर के नीचे बॉटम पर बैठ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो आप बोलोगे सर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में 10 ग्राम चीनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकती है। यहीं पर अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से, इसके अंदर 10 ग्राम चीनी डिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन मैंने इसके अंदर बेटा फिलहाल डाली कितने ग्राम चीनी? मैंने इसके अंदर डाली 8 ग्राम चीनी। अगली बार मैंने इसके अंदर डाली 10 ग्राम चीनी। अगली बार मैंने इसके अंदर डाली बेटा 12 ग्राम चीनी। तो मुझे बताइए, अगर सबसे पहले केस में अगर मैं इस 100 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम चीनी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व हो सकती थी, अगर मैंने 8 ग्राम चीनी डाली बेटा, तो अभी 2 ग्राम चीनी और एक्स्ट्रा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अभी और फर्दर एडिशन सॉल्यूट का इसमें पॉसिबल है, तो इसको बोला जाएगा बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, आपने 10 ग्राम चीनी इसके अंदर डाल दी, तो अब हम बोलेंगे बेटा हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। इसको बोला जाएगा बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला आपने अगर 12 ग्राम चीनी डाल दी, तो क्या बोलेंगे सर? क्या सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपने 12 ग्राम चीनी इसके अंदर डाल दी तो 10 ग्राम ही डिजॉल्व होगी जाकर के, बाकी एक्स्ट्रा 2 ग्राम जो होगी वो नीचे बॉटम पर आकर के बैठ जाएगी। सॉल्यूशन अभी भी मेरा क्या रहने वाला है बेटा? सॉल्यूशन अभी भी मेरा सैचुरेटेड ही रहने वाला है। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को। हाँ, अगर आप ये एक्स्ट्रा बची हुई 2 ग्राम चीनी को भी डिजॉल्व करना चाह रहे हो, तो बेटा क्या करना पड़ेगा? तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से, सपोज करो मान लिया मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पूरी की पूरी 12 ग्राम चीनी इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। तो अब उस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा जिसमें मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 12 ग्राम चीनी पूरी जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम बच के नीचे आ गई थी, नीचे बैठ गई थी, मैंने टेम्परेचर बढ़ा करके उस 2 ग्राम को भी डिसॉल्व कर दिया, तो क्या मेरा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा? नहीं सर, सॉल्यूशन अभी आपका अनसैचुरेटेड बन जाएगा वापस से। क्यों बोल रहे हो सर ऐसा? बिकॉज आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब कितनी बड़ी वो तो हमें नहीं पता,
अब ये ज्यादा से ज्यादा कितनी चीनी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है हम लोगों को नहीं पता, तो वापस से हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी किस किस पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, एज वेल एज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर तो बेटा हमने देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बट ये कभी मत भूलना कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज करेगी, कभी कभी सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज भी करती है। प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ठीक है, तो देखिएगा बेटा लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल के मुताबिक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो जैसा होता है वो वैसे के साथ ही रहना पसंद करता है। तो बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हम, पोलर सॉल्यूट सर, जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है बेटा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करेगा। जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करने वाला है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए वो पोलर सॉल्वेंट पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करना पसंद करते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड बेटा मेरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा, और ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोला जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है दो एटम के बीच, तो ऐसे उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड बोला जाएगा, और ऐसे कंपाउंड को बेटा नॉन पोलर कंपाउंड बोला जाएगा। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, सबसे पहली बात हम करते हैं बेटा किसके बारे में, सबसे पहली बात करते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बेटा, टेम्परेचर के बारे में। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर बार टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि हर बार टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। हमें देखना ये पड़ेगा कि अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करता हूँ तब जाकर के मेरा सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन बनने के दौरान मेरी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सर मेरा डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। कैसे हो सकता है सर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक? अरे भाई चूना पड़ा होगा घर में, दीवारों पे व्हाइट वॉश तो करवाते हो, चूना होता है उसके अंदर पानी डालते हो, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम में पानी डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, उस दौरान आप बकेट को टच करके देखो जरा, बकेट क्या हो जाएगी बेटा, गर्म हो जाएगी। इसका मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब इसका डेल्टा H नेगेटिव है, मींस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, अगली बात, अगर हमने देखा कि कभी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपस में मिलाते हैं तो बेटा वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, उनको डिसॉल्व करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, और वो बल का प्रयोग क्या कहलाया जाता है, उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें उनको गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन बनता है। मीन्स ये प्रोसेस कैसा हो गया, ये प्रोसेस हो गया बेटा हमारा एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा हो गया बेटा हमारा एंडोथर्मिक, और एंडो के लिए डेल्टा H क्या होता है, एंडो के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब ऑलरेडी हीट एनर्जी अपने अंदर से रिलीज कर रहा है, आपने आके टेम्परेचर और बढ़ा दिया। अब वो क्या बोलेगा, अरे भाई मैं पहले ही अपने अंदर से हीट एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, तुम आकर के और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मुझे जितना डिसॉल्व होना था मैं अब उतना भी डिसॉल्व नहीं होता। इट मींस इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? तो देखो बेटा अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक क्या कह रहा है, मुझे हीट एनर्जी दो, मुझे हीट एनर्जी दो, मुझे गर्म करो, और आप आकर के टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से वो खुश होगा, लेकिन एक्सोथर्मिक वाला तो टेम्परेचर बढ़ाने से दुखी हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन अगर है तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी
टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन अगर है तो बेटा यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी। और बेटा यहाँ पर देखिए एक प्रिंसिपल जो हम क्लास 11 में पढ़ा करते थे, जिसको बोला जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, अगर सपोज करो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, और मान लेते हैं इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका डेल्टा एच क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो इट मीन्स मुझे बताइए फॉरवर्ड प्रोसेस कैसा हो गया, फॉरवर्ड प्रोसेस सर एक्सोथर्मिक हो गया। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगा बेटा, बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर आप इस इक्विलिब्रियम के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हो, कुछ छेड़खानी करते हो, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने के बाद आपकी तरफ से किया गया चेंज नलिफाई किया जा सके, कैंसिल आउट किया जा सके। क्या मतलब है सर इस बात का, सपोज करो ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम आया हुआ है, ए और बी के बीच में अगर इक्विलिब्रियम आया हुआ है और आप आए, आपने आकर के चुपके से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, अच्छा मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अब मैं अपने आप को कुछ उस डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा, या तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करूंगा या फिर बैकवर्ड में शिफ्ट करूंगा, जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने के बाद आपकी तरफ से बढ़ाया गया टेम्परेचर वापस से कम किया जा सके। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा, और टेम्परेचर को कम करने की कोशिश में वो और ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा या और ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। सर अगर उसने एनर्जी रिलीज करी फिर तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या करना चाहेगा, वो आपकी तरफ से जो आपने हीट एनर्जी दी उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, और एब्सॉर्ब करके खा जाएगा, पी जाएगा, अपने अंदर हजम कर जाएगा। ठीक है, इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, उस दिए गए टेम्परेचर को एब्सॉर्ब कर रहा है। इट मींस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, और यही हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। यही हमारा क्या होता है बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, बोलो बेटा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ये सारी बात जो बता रहा हूँ बेटा, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के बारे में होती है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड दोनों साथ साथ कवर अप कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर की अगर मैंने बात बोली, ये टेम्परेचर की बात मैंने बोली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के लिए। अब यहीं पर अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स पर आ जाऊं, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। अभी तक हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की बात करी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, लिक्विड सरफेस से भागने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एक तरीके से और समझ सकते हैं बेटा, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा हुआ उससे भी समझ सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अगर मैं किसी गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करके कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, तो गैस पानी के अंदर डिसॉल्व हुई, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाया जाता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या कहलाया जाता है, कंडेंसेशन कहलाया जाता है। और मुझे बताइए, गैस को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो बेटा आपको उसको ठंडा करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। ठंडा करने का मतलब क्या है, गैस की एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड की एनर्जी कम है, तो गैस ने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर दी, तभी तो जाकर के उसकी एनर्जी कम हुई।
ठीक है। तो इट मीन्स गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देता है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड इज जस्ट लाइक, कन्वर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड इज जस्ट लाइक कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस है बेटा? कंडेंसेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर फॉरवर्ड एक्सो हो गया तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? एंडो। लगाओ लीच आइडिया प्रिंसिपल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ आएगा। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे। दैट मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। तो बेटा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स भी फिनिश कर दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स भी हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। ठीक है, एक फैक्टर बचता है सॉल्युबिलिटी का, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।